हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये जो वीडियो होगा ये वन शॉट वीडियो होगा। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके होंगे तो बच्चों इस चैप्टर से मेरा वादा रहा कि ना तो आपको एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा और ना ही आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा, यानी कि आप इस चैप्टर के मास्टर बन चुके होंगे, आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपको क्या करना है, मन लगा करके बढ़िया से ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है बच्चों। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक, तो ये भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये थोड़ा सा मेरे बारे में हो गया, चैनल के बारे में हो गया। उसके बाद यहाँ पे चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है। आप किसी पर भी क्लिक करके आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो मेरा एक पेज बना हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं चलाते हैं तो मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक ना, ये सब चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले, ये नया गुण जरूर लिखना है, नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करे, संयोग करे, और संयोग करके एक या एक से ज्यादा, जैसे कि ये पदार्थ जो है ना, ये पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करता है और संयोग करके एक बिल्कुल नया गुण वाला क्या करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक पदार्थ ने दूसरे के साथ अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही पदार्थ होता है, जैसे कि ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक पदार्थ है, ये अपने आप में ही क्रिया करता है और क्रिया कर करके एक से अधिक पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या तो फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस कंप्लीट प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभिक्रिया लिखा है ना, तो इस अभिक्रिया में एक तीर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये तीर है। तो तीर के बाईं ओर जो भी होता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये वे हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, भाग लेने का मतलब कि ये सारी चीजें आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ करके नई चीज बना रहे हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेने आते हैं ना, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभिकारक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखा हुआ है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और ये क्या है बच्चों? तो ये अभिक्रिया के बाद ये बनने वाला प्रोडक्ट है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये भी हो गया। तो ये हमारा अभिकारक हो गया, ये अभिकारक है और ये क्या है? प्रतिफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, थोड़ा सा हमें समझनी है। तो देखो बच्चे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में बदलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो अभिकारक के अणु है ना, वो पहले टूटकर किस में बदलते हैं? परमाणु में बदलते हैं। फिर ये परमाणु एक नई तरह से जुड़कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। फिर ये परमाणु क्या करते हैं? एक नए तरीके से जुड़ते
जुड़ते हैं और जुड़ करके प्रतिफल का निर्माण करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ा होता है, ठीक। और उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने आप में ही दो परमाणु एक साथ जुड़ा रहता है। और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन होता है इस तरीके से, ठीक। तो पहले ये वाला बंधन इनके बीच का टूटता है। ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंधन होता है, ऑक्सीजन डबल बंधन से जुड़ा हुआ होता है, ये सब बेसिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा है। तो पहले ये वाला बंधन टूटता है, तो मतलब ये अभिकारकों के आपस के बंधन पहले टूटते हैं। अब एक बार बंधन टूट गया तो ये हाइड्रोजन अकेले है, ये ऑक्सीजन अकेले है, ये हाइड्रोजन भी अकेले है और ये ऑक्सीजन भी अकेले है। अब ये फिर अपने तरीके से बिल्कुल एक नए प्रकार से क्या होता है, फिर से जुड़ता है और जुड़ करके जो भी बनाना रहेगा वो बनाएगा। तो देखो होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ, मान लेते हैं कि ये वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। और इसको हम क्या लिखते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया, जल बन गया। तो यहां पर पहले क्या हुआ, पहले यह हुआ कि अभिकारकों के आपस के बंधन टूटे और टूटने के बाद प्रतिफल बनने से पहले एक नए प्रकार से, बिल्कुल एक नए तरीके से यहां पर नए नए बंधनों का निर्माण हुआ है। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नए नए बंधनों का निर्माण हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ इस तरीके से होती हैं। ओके बच्चों, क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, हमें उनके बारे में बताना है। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों, जैसे देखो इंसानों की विशेषता है कि अगर आपको कोई चाटा मार दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो ये आपके अंदर का गुण है। उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, वो क्या है, उसके भी कुछ गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं वो जरा सा आपको बता दूं। तो देखो पहला गुण है गैस की उत्पत्ति, ठीक। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, सारे नहीं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अगर हो जाए तो गैस का निर्माण होता है, गैस बनता है, ठीक ना। जैसे कि यहां पर देखो उदाहरण में कि जस्ता की अभिक्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो ये जस्ता है और इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा दें बच्चों, तो यहाँ पे एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा जो कि मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये देखो गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से क्या होता है बच्चों, गैस का निर्माण होता है। वही यहां पर लिखा हुआ है गैस की उत्पत्ति, ये इसका पहला गुण है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा जो गुण है वो है अवक्षेप का बनना। टोटल 5 गुण होते हैं, पांचों आपको याद रखना है। दूसरा गुण है बच्चों अवक्षेप का बनना। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से अवक्षेप बनते हैं, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जिसके होने से गैस बनता है और कुछ ऐसे होते हैं जो अगर हो जाए तो अवक्षेप बनेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अवक्षेप क्या बला है भाई। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसमें से कोई एक चीज़ जो है ना वो ठोस बन करके बाहर हो जाएगा उस पूरे मेल से। जैसे कि अगर आप दही की बात करें तो दही में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उस दही में आप क्या करो, उस दही को ऐसे खूब जोर से, खूब तेज़ी से उसको क्या करो, मथ दो। तो मथोगे ना तो उसमें से जो घी होता है वो ठोस बन करके दही से अलग हो जाता है और नीचे छाछ बच जाता है, मट्ठा बच जाता है। तो वो जो घी ऊपर जो आया ना ठोस बन करके, उसी को अवक्षेप कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया अवक्षेप। वैसा यहाँ पर वैसा नहीं होता, दही वाला नहीं होता, लेकिन समझने के लिए वो है, ठीक। तो अवक्षेप समझ में आ गया होगा। हाँ, तो वही लिखा हुआ है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके होने से क्या होता है बच्चों, अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अवक्षेपन अभिक्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। हाँ जी, अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखो उदाहरण में ना हम ये वाला अभिक्रिया उदाहरण में लिखते हैं। अब ये अभिक्रिया मैं आपसे कहूंगा कि इसे याद रख लो।
अभी से लेकर के जब तक एग्जाम हो ना जाए तब तक इस अभिक्रिया को क्या करना है, याद रखना है। ठीक, हाँ जी। ये क्या है भाई, सिल्वर नाइट्रेट है जो सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया कर करके सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये अवक्षेप है बच्चों, यही अवक्षेप है। तो देखो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है ना, ये किस कलर का होता है, तो ये सफ़ेद होता है बच्चे, बिल्कुल सफ़ेद होता है। और ये विलयन से अलग हो जाता है, जैसे कि छाछ में घी अलग हो जाता है, वैसे ही ऐसा ही विलयन होता है, विलयन से ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि गैस बनता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से अवक्षेप बनता है। तीसरा जो गुण है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का, वो है रंग परिवर्तन। क्या है बच्चे, रंग परिवर्तन। देखो तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। मतलब शुरुआत में तो उनके रंग कुछ और होते हैं, लेकिन अभिक्रिया हो जाए तो उसके बाद फिर उनका रंग कुछ और हो जाता है। जैसे क्या है भाई, तो पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक पदार्थ होता है, वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगन देखे हैं ना, उसका जो रंग होता है वही। तो बैगनी विलयन में अगर हम थोड़ा थोड़ा कर करके नींबू का रस मिलाएं, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी विलयन में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करें, नींबू का रस मिलाएं, तो उसका बैगनी रंग धीरे धीरे उड़ जाता है। लो, तो पहले वो किस तरीके का था, बैगनी रंग का था, और जब हमने उसमें नींबू का रस मिला दिया तो वो क्या हो गया बच्चों, रंग हो गया, उसमें कोई रंग नहीं बचा। तो रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, रंग में बदलाव आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। ठीक है ना, तो हमने कितने गुण देखे, 3 गुण देखे, गैस का बनना, अवक्षेप का बनना और रंग का बदलना, रंग परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा गुण है भाई, अगला है ताप परिवर्तन। देखो तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में बदलाव आता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो ऐसा होता है कि तापमान बदल जाता है। जहां पर अभिक्रिया हो रहा है उसके आसपास का वातावरण या तो ज्यादा गर्म हो जाएगा पहले से, या तो जितना पहले तापमान था उससे ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो अगर गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है ना, उसके वजह से उष्मा निकल रहा है, आग निकल रहा है, जो आसपास के वातावरण को गर्म कर दे रहा है। तो एक तो इस प्रकार का अभिक्रिया होता है कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसके होने से उष्मा निकल रहा है, और एक ऐसा भी अभिक्रिया होता है जिसके होने से क्या होता है कि वो अपने आसपास के चारों तरफ का जो उष्मा है, जो गर्मी है, जैसे अभी यहां पर भी गर्मी है और उस गर्मी की वजह से ये इतना पसीना चल रहा है। अब एक अभिक्रिया हम यहां पर ऐसा करवा दे जो हमारे आसपास के गर्मी को वो क्या करे, अवशोषित करे। तो अगर यहां पर से गर्मी को हटा लिया जाए बच्चों, तो यहां पर का वातावरण क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से आसपास का मौसम जो है ना वो ठंडा हो जाए, इसका मतलब कि वो अभिक्रिया क्या कर रहा है, आसपास के गर्मी को अवशोषित कर रहा है, यानी वो उष्मा को अवशोषित कर रहा है। और जब कोई अभिक्रिया होने के लिए उष्मा हमें देना पड़े तो वैसी अभिक्रियाएं उष्मा शोषी कहलाती हैं। और जब कोई अभिक्रिया के होने से, किसी अभिक्रिया के होने से उष्मा बाहर निकले तो उसे हम उष्मा क्षेपी कहते हैं, जो कि यहां पर मैंने लिख रखा है। तो देखो बच्चों, ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, मिश्रण का मतलब जो बन रहा है, जो यौगिक बन रहा है, उसका तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसको लिखने का एक और तरीका है बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से उष्मा उत्पन्न होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से उष्मा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप घट जाता है, मतलब आसपास के वातावरण का तापमान क्या हो जाए, घट जाए। मतलब इसने क्या किया है, उसके आसपास के तापमान को खींच लिया है। तो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के लिए उष्मा देना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब उष्मा देना पड़े तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, और जब उष्मा बाहर निकले तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो यहां पर मैंने दो तरीके से इनके क्या लिखे बच्चों, परिभाषा एक तरीके से लिखा हुआ है और दूसरा तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दो तरीके से इनकी परिभाषाओं को आप याद रख सकते हो। ठीक, दोनों ही सही हैं बच्चे। अगला जो है वो है अवस्था परिवर्तन। ये 5वां गुण है बच्चे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, और वो गुण है अवस्था परिवर्तन। अवस्था का क्या मतलब है बच्चों, जैसे कि कोयला क्या है बच्चे, तो कोयला एक ठोस पदार्थ है, और इस कोयले को अगर हम क्या करें, जला दें, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और जल करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इस कोयले का अवस्था कैसा था, ये ठोस था कि नहीं, और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, गैस हो गया। तो अवस्था में बदलाव आया कि नहीं आया, एक ठोस पदार्थ अच्छा खासा जो था वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसके होने से अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, किसके, अभिकारकों के। ठीक है बच्चों, तो आइए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि परिभाषा कैसे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों की अवस्थाएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए ठोस मोमबत्ती जब जलती है तब द्रव और गैस दोनों में बदल जाती है। मोमबत्ती जब जलती है तो वो द्रव में भी बदलता है और मोमबत्ती के कुछ अंश जो है ना वो वाष्प बन करके ऊपर भी जाते रहता है। तो द्रव भी बनता है और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, गैस भी बनता है। ठीक है ना। तो अवस्था में परिवर्तन भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक जो था वो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके गुण क्या हैं जी, इसके क्रिया विधि क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये रहा अपना रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, जो भी भाग ले रहा है, जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों ने अभिक्रिया कर करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ने भाग लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, देखो जो भी भाग ले रहा है, कार्बन को तो हम ऐसे ना लिखेंगे बच्चों, कार्बन को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, लेकिन ऐसे ना लिख करके हम इसका संकेत लिख रहे हैं। ऑक्सीजन को तो ऐसे ऑक्सीजन पूरा लिखना चाहिए था हमको, लेकिन हम ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, संकेत लिख रहे हैं और साथ ही साथ इसका सूत्र लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर रहे हैं। उस अभिक्रिया का क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त निरूपण कर रहे हैं, और वही संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को हम क्या करें, उसके संकेतों एवं सूत्रों से उसका एक संक्षिप्त निरूपण कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, अगर इस अभिक्रिया को हम ऐसे नहीं लिखते तो पता है कितना लंबा जाता, ऐसे जाता कि कार्बन और उसके बाद प्लस दे करके क्या लिखते, ऑक्सीजन। ठीक है ना, और ये दोनों मिल करके जो बना रहा है तो यहां पर लिखते कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो कितना लंबा लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन पदार्थों के संकेत लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे जहां जैसी इच्छा। कार्बन का संकेत से ही काम चल जाता है, ऑक्सीजन का सूत्र लगा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लगा देंगे। तो देखो हमने इन पदार्थों के संकेत और सूत्र की सहायता से इस लंबी सी अभिक्रिया का एक छोटा सा निरूपण कर दिया, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि लंबा अभिक्रिया को हमने ये छोटा सा में लिख दिया, संक्षिप्त रूप से निरूपित कर दिया, उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। याद हो गया, परिभाषा इस तरीके से लिखना होता है, वो भी मैंने यहां पर लिख रखा है बच्चों। अच्छा जी, अब ये रासायनिक समीकरण को लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ क्या टोटल 5 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो देखो मैं आपको बता दूं। पहला नियम ये है कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों को क्या करते हैं बच्चों, बाईं ओर लिखते हैं। तो मान लिया कि एक अभिकारक है जिसका नाम है ए, उसको हमने यहां लिखा। प्रतिफलों को दाईं ओर लिखते हैं। एक प्रतिफल बना है सी, उसे हमने दाईं ओर लिखा। किसके बाएं और किसके दाएं, तो एक तीर चिन्ह होता है बच्चों, तीर चिन्ह के बाएं और दाएं लिखते हैं। ओके चलो, तो ये तीर चिन्ह हम लोग बाद में देंगे। तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा, प्रतिफल को दाईं ओर लिखा, 2 तो ये कर दिया। अगला क्या है बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरा है एक से अधिक होने पर अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक, मान लो ये अभिकारक है ए और ये प्रतिफल बना है सी, ये 2 नियम था ऊपर वाला। तीसरा नियम कहता है कि अगर एक से अधिक हो तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें अभिकारक जो है ना वो एक से ज्यादा रहेगा, जैसे कि अभी अभी जैसे दिखाया था ना जी कि कार्बन और ऑक्सीजन, देखो यहां पर 2 अभिकारक है कि नहीं। हाँ, तो वैसे ही कह रहा है कि
अगर दो अभिकारक हुआ तो हमने कहा कि एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है, तो दोनों के बीच कौन सा चिन्ह देंगे? धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह देंगे। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम कहता है कि अगर प्रतिफल एक से अधिक हो जाए, मतलब कि एक से अधिक होने पर प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, प्रतिफल के जो सूत्र है ना उनके बीच में भी कौन सा चिन्ह देते हैं बच्चों? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मान लिया कि सी के साथ साथ डी भी बन रहा है, तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह देंगे? धन चिन्ह देंगे। ये चौथा नियम हो गया। और पांचवा नियम कहता है बच्चों कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। तो ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, इसको एक तीर चिन्ह से अलग करेंगे। ठीक है, तो 5 नियम कौन कौन सा? अभिकारक को बाईं ओर, प्रतिफल को दाईं ओर। एक से ज्यादा अभिकारक रहे तो दोनों के बीच में प्लस, एक से ज्यादा प्रतिफल रहे तो दोनों के बीच में प्लस। 2 नियम ये हो गया, तो 2 और 2 4। और अभिकारक और प्रतिफल दोनों को एक तीर चिन्ह के द्वारा क्या करेंगे? अलग कर देंगे। अब ये तीर का चिन्ह जो है ना बच्चे, कुछ बालक हैं जो पूछ सकते हैं कि सर इधर से तीर ऐसे नहीं बना सकते, ठीक ना? तो देखो बच्चे, तीर का जो चिन्ह है ना बच्चे, वो ये बताता है कि अभिक्रिया का दिशा क्या है। ये क्या बताता है बच्चों? ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि तीर चिन्ह क्या बताता है, तो ये अभिक्रिया का दिशा बताता है बच्चों। दिशा क्या? जैसे कि ये जो तीर है, तो जिधर इसका हेड है, ये हेड कहलाता है, जहां पर अभी मैं पेन चला रहा हूं, तो जिधर इसका हेड है वो ये बताता है कि ये वाला चीज बन रहा है, और जिधर इसका टेल यानी पूंछ है वो ये बताता है कि ये और ये मिल करके इसको बना रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो अभिकारकों के तरफ इसका पूंछ होता है और प्रतिफलों के तरफ इसका सर होता है बच्चे। तो तीर चिन्ह क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है। तीर चिन्ह क्या बताता है बच्चों? अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो ये हो गया किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। अब आगे आते हैं समीकरण के प्रकार। ये जो रासायनिक समीकरण आप देख रहे हैं ना, इसके भी प्रकार होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देखो मैंने यहाँ पर साफ सुथरे लफ्जों में लिखा है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक समीकरण जो है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और दूसरा जो समीकरण है उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? तो वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर, किसके दोनों ओर? तीर चिन्ह के, है ना? तो जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। प्रत्येक तत्वों के यहां पर लिखना परमाणुओं की संख्या, ये छूट गया है बच्चों, तुम लोग लिख लेना इसको। परमाणुओं की संख्या क्या रहे? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दूं, उदाहरण है कि यहां पर C है और O है, दोनों ने अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके ये बनाया। तो आप तीर के बाईं तरफ देखो, कार्बन का 1 परमाणु है, दाहिने तरफ देखोगे तो कार्बन का 1 परमाणु है, बराबर है। ऑक्सीजन इधर बाईं ओर देखोगे तो 2 परमाणु, उस तरफ देखोगे तो वहां भी कितना परमाणु? 2 परमाणु। तो दोनों तरफ जो तत्व भाग ले रहे हैं, परमाणुओं की संख्या समान है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कि वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसा समीकरण, ध्यान से सुनिए, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या, यहां पर भी छोटा हुआ है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है, यहां पर नहीं पर जोर है बच्चों, नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे असंतुलित कहते हैं। उदाहरण के लिए आप क्या लिखोगे? लिखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने अभिक्रिया किया और अभिक्रिया कर करके क्या बनाया भाई? तो H2O बनाया। इधर हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है ना बच्चों। तो ऐसे समीकरणों को असंतुलित कहते हैं। और जब दोनों तरफ परमाणुओं का संख्या समान होता तो वैसे समीकरणों को संतुलित कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ठीक है ना? ओके है, बहुत अच्छे। आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर नोट में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है सामान्य, कुछ स्पेशल होता है उसकी बात नहीं किया जा रहा है, जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया होता है उसकी बात हो रही है। कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। मतलब ना तो हम पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं। बना हुआ पदार्थ को हम
खत्म भी नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमने कोयला लिया, कोयला कार्बन कोयला होता है बच्चों, 50 ग्राम कोयला लिया है और इसे हमने क्या किया है भाई, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया है। तो जलाया है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये कोयला जल करके खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है बच्चे। ये जो 50 ग्राम कोयला और मान लेते हैं कि 20 ग्राम ऑक्सीजन जो है, दोनों जला है आपस में मिल करके, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल करके टोटल 70 ग्राम हो रहा है। तो इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का जो गैस बना है ना, इस गैस को अगर तौल दोगे तो ये भी कितना रहेगा, 70 ग्राम रहेगा। आपने इसे खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर कोयला पहले था वो तो जल करके खत्म हो गया। अरे नहीं, जल करके उसने क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, और उसका भी वजन होता है। उसको अगर तौल दोगे तो ये बिल्कुल उतना ही होगा जितना मटेरियल आप यहाँ पर लिए थे। यानी कि आप ना तो पदार्थों का नाश कर सकते हो और ना ही कोई नया पदार्थ बना सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि सर हमने देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, तुमने बनाया नहीं है, तुमने क्या किया है, तुमने बस कार्बन जो है ना और ऑक्सीजन जो है ना उसके रूप को बदल दिया है। तो तुम ना तो नया पदार्थ बना सकते हो, ना ही बने हुए पदार्थों को समाप्त कर सकते हो। तो कर क्या सकते हो, तो बने बनाए पदार्थों को बस उसके रूप में बदलाव ला सकते हो, उसका रूप बदल सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में। अब ये सामान्य क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्रव्यमान में कमी आ जाता है, हम उसको खत्म कर सकते हैं। और वो क्या होता है बच्चों, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर बनता है। यूरेनियम पोलोनियम नाम के जो पदार्थ होते हैं वो खत्म हो जाता है, वो ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना, तो वो बाद की बात है, हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल ये जानेंगे कि समान रासायनिक अभिक्रिया अगर हो तो ना तो हम पदार्थ बना सकते हैं और ना ही बने हुए पदार्थों का नाश कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी हैं। एक रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं तो उस समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो रासायनिक समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। सही बात है, एक रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लिखते हैं समीकरण के रूप में तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल का संकेत क्या है और सूत्र क्या है। जैसे कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का संकेत O, ऑक्सीजन का सूत्र O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। तो ये सबकी जानकारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप इसको हिंदी में लिखते पूरे को तो ना तो आप कार्बन का संकेत जान पाते, ना ही ऑक्सीजन का संकेत जान पाते। तो सही बात है जी। दूसरा चीज क्या है बच्चों, यह ये बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है और क्या क्या बन रहा है। सही बात है, कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको लग रहा होगा कि बड़ा बोरिंग सा है। बच्चों ये बोरिंग नहीं है। इस साल जो एग्जाम हुआ था ना 2023 में जो एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों, उसमें ये प्रश्न जो है ना ये 5 मार्क्स में आया था। 5 मार्क्स में ये प्रश्न आया था। अब जरा बढ़िया से इसे पढ़ लो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर कोई बच्चा इसको ध्यान से पढ़ करके गया होगा, मैं पिछले साल भी पढ़ाया था इसे, ध्यान से पढ़ करके गया होगा, वो 5 नंबर पूरा का पूरा छाप के आया होगा, है कि नहीं। पूरा का पूरा मिलेगा पॉइंट वाइज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखाया है कि ये बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है और क्या क्या बन रहा है। और क्या बताता है भाई, तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। देखो बच्चे, जैसे कि अगर मैंने यहां पर सेम चीज यहां पर लिखा बच्चों कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है, तो यहां पर कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनता है, ठीक ना। तो ये संख्या भी बताता है कि कार्बन का परमाणु, कार्बन देखो परमाणु के रूप में, और ऑक्सीजन 2 परमाणु एक साथ, तो ये अणु बन जाता है। तो ये अणु के रूप में, तो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनता है। CO2 जो है ना बच्चों, वो क्या है, अणु के रूप में है, तो उसका एक अणु बनता है। तो आपेक्षिक मतलब कि इसको एक पीस बनाने के लिए ये दोनों कितना कितना लेना पड़ेगा, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है, देख करके ही पता चल जाता है। आगे क्या है बच्चों, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है कि मतलब कितने कौन कौन से प्रतिफल बन रहे हैं। तो अब देखो, जैसे कि मैं यहां पर बता
बताऊं आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट जगह है यहाँ पर, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, अभिक्रिया हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो गया, टूट गया। तो इस अभिक्रिया को देख करके आप नहीं बता दोगे क्या बच्चों कि ये एक अणु जब इसका टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक अणु बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक अणु बनता है। तो संख्या पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। ये इससे पहले वाला जो तीसरा था वो अभिकारकों के संख्याओं को बता रहा था और जो चौथा मैंने यहां पर लिखा है वो प्रतिफलों के संख्याओं के बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चे, पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्या बताता है? यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। ये बिल्कुल वही वाला बात अभी था है बच्चों कि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण करता है। इसका एक मोल और इसका एक मोल मिल करके इसके एक मोल को बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, और यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। जैसे बच्चे सेम यही कार्बन और ऑक्सीजन से करते हैं, ठीक है ना। ये रहा, तो ये देखो कार्बन कितना है बच्चे, तो कार्बन ये 14, ये कितना है तो 16 दूनी 32, तो ये कितना है भाई, तो 14 और 32 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 और 32 46 हो जाएगा। देखो तो इसका आप अनुपात निकाल सकते हो बच्चे कि इसका 14 ग्राम लेते हैं और इसका 32 ग्राम लेते हैं तो ये 46 ग्राम बनता है। ठीक, वैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना 12 होता है तो आप 12 लिख सकते हो। ठीक, हाँ, कार्बन का 6 तो 6 दूनी कितना 12 लिख लो। 14 भी होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं तो ये आप 44 कर सकते हो। ठीक, हाँ, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। समरूप इसके क्या अपरूप पाए जाते हैं। ठीक, अपरूप नहीं रे, उसको क्या बोलते हैं, समभारिक कर करके पदार्थ पाए जाते हैं। चलो 9वां में पढ़ाया गया होगा। अच्छा जी, और क्या चीज़ है बच्चे, और क्या चीज़ है? यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। अगर गैस के रूप में अभिकारक रहे और प्रतिफल रहे तो उसका आयतन कितना, गैस का आयतन होता है, उसका भार नहीं होता, हम लोग आयतन देखते हैं। तो आयतनों के भी जानकारी देता है बच्चों कि कौन कितना कितना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन और ये दोनों मिल के क्या बन, ये गैस लेना है ना तो क्लोरीन ले लेते हैं और ये मिल करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये भी अगर गैसीय अवस्था में बन रहा है तो देखो इसका कितना, ये लिया हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल और HCl का कितना भाई, तो 2 मोल बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से ये करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो हाइड्रोजन अणु का 1 मोल, क्लोरीन अणु का 1 मोल और ये क्या है भाई, 2 मोल बना। ठीक, अब आगे आते हैं तो ये सारी जानकारियां मिलती हैं। ये 7 में से कोई अगर आप 5-6 लिख देते हो तो 5-6 लिख देने से आपको टोटल 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत भारी नहीं है बच्चे, बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए रासायनिक समीकरण का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें उससे क्या क्या लाभ है ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है बच्चों, तो किसी भी रासायनिक समीकरण, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखने जाएं तो आसानी से लिखा जाता है। निरूपण क्या होता है, आसान होता है और इससे समय की बचत होती है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कि कहीं पर अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो ये लंबा लिखना पड़ेगा, तो इतना लंबा कागज लगेगा और उसको लिखने में समय भी ज़्यादा लगेगा। और अगर आप उसको ऐसे लिखोगे तो इतनी सी में लिखा जा रहा है और जल्दी भी लिखा जा रहा है। तो ये लाभ है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लाभ है भाई। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण जो होता है ना वो आसान होता है, इससे समय और कागज दोनों की बचत होती है बच्चों। अच्छा, और क्या फायदा है, यही एक फायदा है क्या, नहीं, दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा क्या है बच्चों कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। जैसे देखो रासायनिक समीकरण की मदद से आपको यह पता चल जाएगा कि हमको 200 ग्राम अगर ये वाला चीज बनाना है ना तो इसको बनाने में जो भी पदार्थ लगता है उसका कितना कितना ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको कहूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके क्या करता है, जल बनाता है, H2O बनाता है। 2 से बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन ये 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 34 ग्राम बनेगा।
ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 36 ग्राम पानी बनाना है तो उसके लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 36 ग्राम पानी बनाना है तो उसके लिए 30 ग्राम ऑक्सीजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं और 36 ग्राम तो ये हो ही जाएगा जोड़ करके। ऐसा लोगे ना, कभी नहीं बनेगा। ठीक, तो 36 ग्राम जल बनाने के लिए हमें कौन कौन पदार्थ कितना लेना है, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज भी प्राप्त हो गया। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, मतलब कि हमें पहले से यहाँ इतना ग्राम बनाना है, निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए जरूरी अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक हम लोग कर सकते हैं। तीसरा जो लाभ है बच्चों वो ये है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है पूरे विश्व में। अगर हम कार्बन को इंडिया में ऐसे लिखते हैं तो चीन में भी ऐसे ही लिखते हैं, नेपाल में, श्रीलंका में, हर जगह ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर ऐसा लिखा कि कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे हो करके जुड़ करके ये बनाया, तो इसको इंडिया के विद्यार्थी तो पढ़ ही सकते हैं, चीन के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, अमेरिका के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ेगा। तो उसका लिखा हुआ हम पढ़ेंगे। मान लो कि इंडिया के कोई बड़े विद्वान इंसान, उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए और उन्होंने ऐसा भाषा में लिख दिया जो भाषा हम लोग जानते ही नहीं है, तो कोई फायदा है? वो तो बेचारे चल लिए, निकल लिए। ठीक, तो उनका जो ज्ञान था वो हमारे किसी काम का रहा नहीं रहा। तो उनको ऐसा भाषा में लिखना चाहिए था जिसको पूरा दुनिया पढ़ सके और पूरा दुनिया पढ़ करके उससे लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ऐसा भाषा बनाया गया है जिससे कि पूरा दुनिया एक ही भाषा में लिखता है और सब दुनिया उसको पढ़ भी लेता है। ठीक, तो आसान होता है बच्चे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब है रासायनिक समीकरण की सीमा। हमने देखा कि रासायनिक समीकरण बड़ा अच्छा होता है, लिखना आसान, समय का बचत है ना, एक निश्चित मात्रा बनाने के लिए कौन कौन कितना ग्राम लेना पड़ेगा ये, और पूरा दुनिया एक ही तरीका से लिखता है, तो ये सब बड़ा फ़ायदा है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, इंसान उसमें भी कमी ढूंढ ही लेता है। तो हमारा रासायनिक समीकरण में भी कुछ कमी है, कुछ सीमा है उसका, कि वहाँ जाने के बाद वो बोल देता है कि देख हमसे इतना नहीं होगा। ठीक ना, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, ताकत हो गया है, तो मेरे पे तुम 40 किलो का वजन रखोगे, तो हम बोलेंगे ठीक है चल लेंगे। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं सर अब 60 किलो लेके चले पड़ेगा, हम लोग देख रहे हमसे ना होगा भाई 60। ठीक ना, हाँ ये हमारा लिमिट का बाहर है। वही चीज़ है बच्चों यहाँ पे रासायनिक समीकरण की सीमा क्या है। तो क्या सीमा है बच्चों, तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं प्राप्त होती है बच्चों। जैसे कि अगर हमने ये लिखा कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर करके ये बना रहा है, तो इससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। अगर कोई कार्बन के बारे में पहले से जानता है तो वो बता देगा कि कार्बन जो है वो किस अवस्था में। लेकिन कोई अगर कार्बन के बारे में नहीं जानता है, केवल इसको देख करके वो जानने की कोशिश करे कि ये किस अवस्था में है, तो कहीं से नहीं पता चल रहा है कि ठोस है, कहीं से नहीं पता चल रहा है कि ये गैस है ना बच्चों। तो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, दूसरा कहां पर और फेल होता है हमारा रासायनिक समीकरण, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया जो हुआ है उसके बाद उत्सर्जित या तो अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं प्राप्त होती है। अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। मतलब कि रासायनिक समीकरण से कहीं से भी हमको ये पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, यही वाला चीज मैं फिर से लिखूंगा कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो आप बता सकते हो क्या कि ये ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? इसको देख करके तो नहीं बता सकते। ठीक, अगर आपको पहले से जानकारी है तो भले ही आप बता दो, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते कि ये कैसा है, केवल इसको देख करके। ठीक है ना, हाँ, तो यहां पर ये फेल हो गया। और क्या है बच्चों, और तो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संपन्न हो रहा है। मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूं कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, दोनों ने अभिक्रिया किया और बना लिया HCl। ये मैंने बैलेंस कर दिया है बच्चों, ये बना लिया, बड़ी अच्छा बात है, इन्होंने ऐसा बना लिया। लेकिन बच्चे आपको
कहीं से भी इसको देख करके ये पता चल रहा है क्या कि ये अभिक्रिया तब तक नहीं होगा जब तक इसमें सूर्य का प्रकाश न डाला जाए। अगर तुम सूर्य का प्रकाश में अगर इसको नहीं रखोगे, इसको अंधेरे कमरे में रख दोगे, तो ये कभी नहीं बनेगा, HCl कभी नहीं बनेगा। तो HCl के बनने के लिए इसे ले जाकर के धूप में रखना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में रखना पड़ेगा। तो इसको देख करके पता चल रहा है क्या कि सूर्य के प्रकाश में ऐसा हो रहा है? नहीं ना। तो किन दशाओं में हो रहा है ये पता नहीं चलता है बच्चे, दशा के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई। और क्या कमी है इसमें? तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि ये है हमारा सोडियम और इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया है सोडियम का ऑक्साइड, और ये है हमारा लोहा और इसने भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और अभिक्रिया कर करके Fe3O4 ये लोहा का ऑक्साइड बनाया है। दोनों सेम अभिक्रिया हो रहा है बच्चों, दोनों सेम। लेकिन इसको देख करके आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये अभिक्रिया जो है 2 से 3 सेकंड में हो जाता है और ये अभिक्रिया को होने में 2 से 3 साल लगता है। ये सालों में हो रहा है और ये सेकेंडों में हो रहा है। ठीक है ना? हाँ। तो अभिक्रिया देख करके पता चलता है क्या कि ये सेकेंड्स में हो रहा है और ये साल ले रहा है? नहीं ना। तो गति नहीं बताता है कि कौन कितना तेजी से हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। ये यहाँ पर हमारा रासायनिक समीकरण जो है फेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी उसका एक कमी है। ठीक। हाँ, अगला क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो विस्फोट के साथ होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जो विस्फोट, बम ऐसा हुआ, लेकिन रासायनिक समीकरण से हमें कहीं पर भी पता नहीं चलता कि हाँ जी वो विस्फोट के साथ हो रहा है या तो फिर नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी लिखा था एक कि Na2 और प्लस में H2, अगर इन दोनों का अभिक्रिया कराएं ना तो विस्फोट होगा। ठीक। लेकिन रासायनिक समीकरण अगर आप इसका पूरा लिखोगे तो कहीं से भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये विस्फोट के साथ हो रहा है। सोडियम को पानी में डाल दो, जैसे ही डालोगे ना बूम होगा। ठीक, फटेगा वो जोर से। तो इसको देख करके पता नहीं चलता है बच्चों। अच्छा, और क्या है? समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई हैं तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। रासायनिक समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता बच्चों कि अभिकारक जो हम 100 ग्राम लिए हैं वो कितना कितना ग्राम खप गया है और कितना ग्राम प्रतिफल बना है, ये पता नहीं चलता। ठीक, मान लो कि हम 100 ग्राम कार्बन लिए और 100 ग्राम ऑक्सीजन लिए और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पता नहीं चलता है कि कोयला कितना जला है। जैसे कोयला जलता है तो देखते नहीं हो कि कुछ अवशेष भी रह जाता है नीचे राख बन करके, तो पता चलता है क्या कि कितना कोयला जला और कितना कोयला राख के रूप में बचा रह गया? समीकरण से तो नहीं पता चल रहा है ना। तो वस्तुतः कितनी मात्रा इसकी खर्च हुई और ये कितना बना, ये हम लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं होता है रासायनिक समीकरण से। ठीक है बच्चे, तो ये टोटल 6 कमी थे। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लेना, मैंने यहाँ पर कोशिश किया है एक एक कर करके सबको समझा दूँ। ठीक ना? अब हम क्या करेंगे, हमारा रासायनिक समीकरण, हमारा सुपर हीरो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, थोड़ा सा उसमें कमी आ गया है, तो हम उसके कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी हो सके। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है बच्चों। क्या है टॉपिक? रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, मतलब रासायनिक समीकरण को हम और उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो अगर मुझे और अच्छा बनना है ना, तो हम अपने अंदर के कमियों को दूर कर लेते हैं तो हम अच्छा हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर रासायनिक समीकरण को और अच्छा बनना है तो वो क्या करे, उसके अंदर की कमियों को दूर करे। तो उसके अंदर का कमी कौन है? तो अभी तो 6 को पढ़े हैं, वही 6 उनको दूर कर देंगे तो और अधिक उपयोगी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो वही करेंगे हम यहाँ पर। तो वही है बच्चे कि रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना? हाँ, ताकि वो जो सीमा है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। उसका जो ये है कहीं पर जाके जो फेल हो जाता है, फेल ना हो, तो उसको लिए हम उसे और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं इस प्रयास में? तो सबसे पहले हम भौतिक अवस्था की जानकारी देने का कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ ठोस रहे तो उसके बगल में एगो ब्रैकेट में ठोस के लिए S लिख दें, S माने सॉलिड। अगर कोई चीज़ जो है वो गैस रहे तो ओकर बगलवा में ऐसे G लिख दें। ठीक है बच्चों, और अगर कोई चीज़ द्रव रहे तो उसके बगल में हम क्या करें,
ये CO2 है, उसके बगल में हम क्या लिख दें, एल लिख दें। एल बोले तो लिक्विड। तो ठोस को एस से, गैस को जी से, द्रव को एल से और पानी जैसा चीज को, विलयन को एक यू से हम क्या करते हैं, उसकी भौतिक अवस्था बताने का प्रयत्न करते हैं। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके संकेत या सूत्र के ठीक आगे कोष्ठक में, कोष्ठक ब्रैकेट में ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल है बच्चों, एवं गैस के लिए जी लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ अगर जलीय विलयन के रूप में हो तो एक यू, एक्वस इसको पढ़ते हैं, लिख करके ये किया जाता है, उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है बच्चों। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, ये ठोस होता है तो एस लिख दिया कैल्शियम, और ये क्या हुआ बच्चों, ये इस तरीके से टूट गया है, टूट करके ये क्या है भाई, तो ये सॉलिड है, ठोस है, और ये जी लिखा गया है, मतलब कि ये क्या है, गैस है। ठीक, तो देखो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें भौतिक अवस्था की जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पर ये कैसा है, ये कैसा है और ये कैसा है। ठीक ना, उसी तरीके से देखो ये ठोस है, ये पानी में भी मिला हुआ है, एक्वस है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पानी वाला होता ही है। ये जिंक सल्फेट, ये भी एक्वस है यानी पानी में है, और ये जी लिखा हुआ यानी वो गैस है। देखो अब पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, भौतिक अवस्था बता पा रहे हैं ना कि कौन पानी में है, कौन गैस है, कौन द्रव है, कौन ठोस है ना। हाँ जी, तो हम अधिक उपयोगी बना चुके हैं। ठीक, हाँ, तो पहला हमने क्या किया, ठोस, द्रव और गैस की जानकारी देना चालू कर दिया। ठोस के लिए एस लिखते हैं, द्रव के लिए एल लिखते हैं, गैस के लिए जी लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं, तो उसके संकेत या सूत्र के ठीक आगे कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक, हाँ, गुड। अगला क्या है बच्चों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उसका जानकारी देंगे। हाँ, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हो उसके फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। क्या मान लेते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि ऊष्मा निकल रहा है, तो हम तीर चिन्ह के दाहिना तरफ प्लस ऊष्मा लिखते हैं, और अगर ऊष्माशोषी है अभिक्रिया तो तीर चिन्ह के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। तो ये दाईं ओर और बाईं ओर प्लस ऊष्मा की मदद से हम ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि कार्बन, कोयला जो है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है तो आग निकलता है कि नहीं, गर्मी निकलता है ना जी, निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी है, तो हम इधर दाहिना साइडवा में प्लस में ऊष्मा लिख दिए। और यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, तो माहौल ठंडा हो जाता है, यानी आसपास का ऊष्मा ये खींच ले रहा है, तो बाईं तरफ ऊष्मा लिख दिए, यानी ये ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी के लिए तीर के बाईं ओर ऊष्मा और ऊष्माक्षेपी के लिए तीर के दाईं ओर ऊष्मा। इससे हमें पता चल जाता है रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। क्लियर, डन, बहुत अच्छे। देखो बच्चे, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एक काम करो, मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी अभी कभी कर दो कि हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक ना। हाँ जी, और इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर करना बच्चों, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। रात के तकरीबन 2 या 3 बज रहे होंगे, पसीना से भींगा हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए लगा हुआ हूँ बच्चे, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर करके इसे शेयर कर देना ताकि मेरा मेहनत भी सफल हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चे, अगर कोई गैस निकलता है तो उसकी जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निर्मित होता है तो गैस का संकेत या सूत्र कुछ तो होगा बच्चे। उसके ठीक आगे इस तरीके से ऊपर की ओर चिन्ह करते हुए, मुंह करते हुए एक तीर चिन्ह बनाएंगे, ठीक ना। इससे गैस की जानकारी, जैसे कि जेडेन की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, तो गैस के बगल में देखो ऊपर की ओर एक तीर बना दिए हैं कि नहीं बना दिए। उससे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये गैस है। ये क्या है बच्चों, गैस है। तो गैस की जानकारी हम ऐसे देते हैं, तो हमारा रासायनिक समीकरण और उपयोगी हो गया। अब पता चल रहा है कि गैस बन रहा है, ठीक, हाँ, पहले नहीं पता चल रहा था। अगला क्या है बच्चे, और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो अवक्षेप बन रहा है तो उसकी जानकारी देकर, तो अवक्षेप का जानकारी कैसे देते हैं, तो अवक्षेप जो है ना उसका संकेत या सूत्र के जस्ट बगल में नीचे की ओर तीर का मुंह करते हुए एक तीर बना देते हैं, वो अवक्षेप है बच्चे। ये अवक्षेप की जानकारी है, ठीक। तो अवक्षेप की जानकारी के लिए नीचे की ओर तीर करते हुए, यहाँ पर देखो उदाहरण भी मैंने लिख रखा है और उसका परिभाषा भी दिया है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के ठीक बाद ये डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ तीर दिया जाता है। ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों,
ठीक है। और अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी भी हम देते हैं। अभिक्रिया किन शर्तों पर हो रहा है ये नहीं पता चलता था ना। हाँ, मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो धूप की रोशनी में यानी सूरज की रोशनी में क्या होता है, अभिक्रिया करता है। ये पता नहीं चलता था ना, अभी पता चलेगा। देखो, तो इसकी जानकारी जो है बच्चों वो समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख कर दिया जाता है। जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोरीन है और दोनों को सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। ये तीर के ऊपर लिखो या तीर के नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो तीर के ऊपर या नीचे हम किन दशाओं में ये संभव हो रहा है उन दशाओं को लिख देंगे, हमारा समीकरण और अधिक उपयोगी हो जाएगा। टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक सब लिख देते हैं इसमें। उत्प्रेरक क्या है बच्चों वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी उसको छोड़ दो यार, ऐसे ही वीडियो और बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो रहा है तो इसकी जानकारी। उत्क्रमणीय किसे कहते हैं बच्चों, तो देखो ऐसा है जी कि एक चीज है जैसे कि नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर करके क्या करता है, तो ये NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक, अमोनिया बनाया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया अगर बनाया रहे ना तो उसमें वो अभिक्रिया कर करके टूट करके वापस से ये बना देता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दोनों मिल करके ये बना सकता है और ये जो है वो टूट करके वापस से ये बना सकता है। तो वैसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ से संभव हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों तरफ से संभव हो उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसे कैसे दिखाते हैं, तो ये वाला तीर जो है ना पूरा न दे करके ऐसे आधा बनाएंगे और एक और तीर बनाएंगे, इधर आधा बनाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से संभव है। तो देखो हमने थोड़ा सा अक्कल लगाया और अक्कल लगाते ही पता चल जा रहा है कि अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक हमारा जो समीकरण है और अधिक उपयोगी हो गया। पहले ऐसा जानकारी नहीं मिलता था कि दोनों तरफ से हो सकता है, अब इसको देखते ही कोई भी बोल देगा कि ये इधर से ये बना सकता है, इधर से ये बना सकता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक, देखो बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर एक नया पदार्थ बनाए। ठीक ना, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना या संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि दो पदार्थ जुड़ करके एक नया बना रहा है। ठीक, तो संयोजन हो गया जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ा और जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो संयोजन बच्चे, मैंने परिभाषा बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में लिख रखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या होते हैं बच्चे, एक नया पदार्थ बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मैंने अभी यहाँ पर छोड़ दिया है, वो कौन सा है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो वीडियो है उसे मैं सेपरेट वीडियो के रूप में दूंगा ताकि बच्चा उसे देख करके उससे लाभ ले सके। सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ भी है, फिर से एक वीडियो बना करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दूंगा। वैसे जो बना हुआ है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, वरना ये वीडियो अपने आप में बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में उसे समझाया है मैंने, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, वो खुद ही 1 घंटे का वीडियो है और तकरीबन 1-1.5 घंटे का वीडियो ये बन जाएगा, तो मिला जुला के 2.5-3 घंटे का हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो रहने देते हैं, उसको सेपरेट अलग देख लेंगे। ओके, हाँ, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है बच्चे। अगला है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है बच्चों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा सा पदार्थ टूटेगा। छोटा थोड़े टूटेगा, इतना छोटा सा है तो उसको कहां से तोड़ोगे। ये बड़ा है तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ये एकदम छोटा हो जाएगा तो उसको तोड़ने जाओगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या अधिक नए यौगिकों का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहां पर देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है बच्चों। ठीक,
कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अगला क्या है बच्चे, तो अगला है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, तो देखो बच्चे, कुछ धातुओं के द्रवित क्लोराइड एवं ऑक्साइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है, तो यह अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है बच्चों। देखो, कुछ धातु का जो द्रवित क्लोराइड है या तो ऑक्साइड है, जैसे कि कुछ धातु, कौन सा धातु, तो जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होता है, जो फौरन अभिक्रिया कर लेता है किसी के साथ, वैसे धातुओं का चाहे ऑक्साइड हो चाहे क्लोराइड हो, ठीक ना। हाँ, इसको हम लोग धातु और अधातु वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल बस ये जान लो कि इसमें हम क्या करते हैं, तो वैसे मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु के जो ऑक्साइड और क्लोराइड होते हैं उसको द्रवित अवस्था मतलब पिघला दो, या तो उसमें पानी डाल दो और फिर उसमें बिजली डाल दो। जब बिजली डालोगे ना तो जिससे भी मिलकर बना है वो टूट जाता है, तो ये टूट रहा है, इसलिए अपघटन। और किसकी मदद से टूट रहा है, तो विद्युत की सहायता से, तो पूरा नाम वैद्युत अपघटन। जैसे देखो, बहुत ज्यादा क्रियाशील एक धातु होता है सोडियम, ऐसे हवा में रखोगे ना भक से जल जाएगा, ठीक। तो सोडियम का जो क्लोराइड है बच्चों, सोडियम का जो क्लोराइड है इसको पिघला दो या तो फिर इसमें पानी डाल दो और फिर इसमें बिजली डाल दो, विद्युत डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा, ठीक। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट गया। टूट रहा है तो अपघटन, विद्युत की सहायता से टूट रहा है तो वैद्युत अपघटन। तो वही हमने यहां लिखा है कि कुछ धातुओं के द्रवित क्लोराइड एवं ऑक्साइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है। आप चाहो तो उसके जगह पर लिख सकते हो टूट जाता है। क्या लिख सकते हो, टूट जाता है, ठीक। तो यह अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लिख रखा है बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को आप लोग कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे। देखो क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। देखो, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है और इसमें एक परमाणु है ये कॉपर, वो उपस्थित है। अब इस कॉपर को एक दूसरा परमाणु जिंक ने क्या किया, धक्का देकर के भगा दिया और खुद उसके स्थान पर सल्फेट के साथ घर बसा लिया। तो ऐसा अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। विस्थापन का मतलब भगा देना, एकल का मतलब एक पीस को, ठीक है ना, एक किसी एक को भगाया जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एकल विस्थापन कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों, एकल विस्थापन हो गया। ओके, थोड़ा सा रुक जाइए, समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एकल विस्थापन समझ में आ गया। अब है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने मूलकों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ए और बी नाम, देखो ए बी जो है दो परमाणु हैं, दोनों मिलकर एक यौगिक बनाए हुए हैं। एक्स और वाई भी क्या है, दो परमाणु है अलग अलग तत्वों के, और ये दोनों मिल करके एक यौगिक बनाए हुए हैं, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया करने के बाद ये किया कि ए ने अपना बी एक्स को दे दिया और एक्स ने अपना वाई ए को दे दिया। तो क्या बनाएगा, अब ए के साथ कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और एक्स के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो दो नया बना कि नहीं बना, तो दो यौगिक, यहां पर यौगिक भाग लेता है, तो दो यौगिकों ने क्या किया, अपने अपने मूलक, मूलक मतलब जो उसके साथ में थे, उसकी अदला बदली कर ली। ए ने अपना बी इसको दे दिया और एक्स ने अपना वाई इसको दे दिया, और दो नया नया यौगिक का निर्माण कर दिया। तो इसे हम उभय विस्थापन कहेंगे कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये उभय विस्थापन हो गया। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो उदाहरण के लिए देखो सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम के साथ यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है, और यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के साथ कौन है, नाइट्रेट है। अब दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है, सोडियम अपना क्लोरीन जो है वो सिल्वर को दे देता है, और सिल्वर अपना नाइट्रेट जो है ना वो सोडियम को दे देता है। तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये अभिक्रिया के बारे में ही मैंने कहा था कि इसे याद रखना। ये देखो उभय विस्थापन में भी काम आ रहा है, यही सेम अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपण में भी काम आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये उभय विस्थापन और अवक्षेपण दोनों में काम आ रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए, पृथक का मतलब होता है अलग हो जाना, पृथक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कराने गए और उसमें से कोई एक पदार्थ जो है ना वो ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाए, साइड हो जाए, तो उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि दही को खूब ऐसे ऐसे हिलाओगे तो उसमें से क्या होगा, जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा, घी जो है वो अलग हो जाएगा, वो अवक्षेप है बच्चों। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो अभी जो सेम ऊपर में अवक्षेपण का देखे थे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो उभय विस्थापन का था, ये यहाँ पर एक तीर दे देना नीचे की ओर, ये अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तीर जरूर दे देना। ओके, अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई अम्ल जो है वो किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो है ना वो किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है। अभी लवण क्या है, अगला चैप्टर का इंतजार कीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, तो एक अम्ल है वो भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं बच्चों, तो उदास का मतलब होता है ये नहीं कि किसी ने किसी को थपड़िया दिया है तो उदास होकर के बैठा हुआ है, वो वाला उदास नहीं बच्चों। जैसे कोई आप कपड़ा खरीदे हो, वो बड़ा अच्छा ब्लू कलर का है, कुछ दिन आपने उसे पहना, धूप लगा, उस पर पानी लगा तो ब्लू से थोड़ा सा उसका रंग उड़ गया है, तो वो जो रंग उड़ता है ना उसको भी उदास बोलते हैं, उसका कलर उदास हो गया है। ठीक, हाँ, तो देखो बच्चे, ये जो अम्ल है ना ये स्वाद में खट्टा होता है, ये जो भस्म है ये स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन जब लवण बनता है तो ना इसमें अम्ल का गुण यानी कि ना तो इसमें खट्टापन होता है, ना ही इसमें भस्म का गुण यानी कि ना तो इसमें कड़वापन होता है। तो अम्ल का गुण भी उदास हो गया, भस्म का गुण भी उदास हो गया, इसीलिए इस पूरे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए एक अम्ल ले लिया HCl, बहुत सारे अम्ल पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, इंतजार कीजिए। और ये एक भस्म है बच्चे, NaOH, अम्ल और भस्म का पहचान वगैरह। अम्ल का पहचान होता है कि H रहेगा, भस्म का पहचान है कि OH रहेगा, ठीक है बच्चे। और ये NaCl लवण हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। कैसे बनता है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो इस पर हम बहुत ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अगले चैप्टर का नाम ही है अम्ल, भस्म तथा लवण, ठीक है बच्चों, तो वो हम बाद में देख लेते हैं। अगला जो है बच्चे वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जो यहां पर देखो मैंने क्या परिभाषा लिखा है कि वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं, मतलब जब तक प्रकाश ना मिले होवे नहीं करेगा वो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर अभिक्रिया किया और यहाँ पर क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, जब तक प्रकाश नहीं दोगे ये होगा ही नहीं, तो इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण भी कैसा है बच्चे, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, या तो फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो, वियोग मतलब हट जाए, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं बच्चों। मतलब ये कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हो, ठीक ना, दोनों में से कोई एक भी होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण कि कैसा अभिक्रिया हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग, योग का मतलब जुड़ाव हो, या तो किसी यौगिक से, अब जैसे हाइड्रोजन किसी यौगिक में से ना हटेगा बच्चों, है ना, किसी तत्व में से तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं, हम बोलेंगे तत्व है कार्बन, इसमें से हाइड्रोजन हटा, तब है ही नहीं तो हटेगा कहां से, है ना। तो किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का वियोग हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन के साथ देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक बच्चे।
चलिए, एक और अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना है जिसे कहते हैं अपकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग, ये ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का योग होता है, या तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है, उसे अपकरण कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? अपकरण कहते हैं। अच्छा, ये जो अपकरण है ना, इसको अपचयन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अपकरण को अपचयन कहते हैं और ऑक्सीकरण जो था उसको उपचयन कहते हैं, याद रहेगा। अपकरण को अपचयन और ऑक्सीकरण को उपचयन। बहुत बार एग्जाम में पूछता है वो चीज उस नाम से। चलो, उदाहरण के लिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर करके HCl बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए क्लोरीन का अपकरण हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर कुछ नोट लिखा है। क्या नोट है बच्चों? कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा साथ साथ होती हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होती हैं, और ये दोनों जब साथ साथ होती है ना तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स। अच्छा, अब देखो ये जो ऑक्सीकरण और अपकरण है वो हमारे दैनिक जीवन में भी है। दैनिक जीवन मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत जगह ऐसा है कि ऑक्सीकरण और अपकरण हमारे सामने आता है। जैसे कि क्या है बच्चों? हमारे जो खाए गए भोजन का पचना। भोजन जो पचता है वो ऑक्सीजन की सहायता से ही पचता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, तो उसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, और वो ऑक्सीजन अंदर जा करके भोजन में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है ना बच्चे, उस ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। वो ग्लूकोज कैसे कोशिकाओं तक पहुंचता है वो हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे। फिलहाल ये जान लो कि वो जो ग्लूकोज टूटता है वो ऑक्सीजन जो सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं ना, उसी के द्वारा टूटता है। तो भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन की सहायता से टूट रहा है। भोजन का दुर्गंधित होना। देखो बच्चे, हम लोग जो भोजन वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन में क्या होता है? तेल को हम वसा बोल सकते हैं। तो ये जो वसा है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया कर करके एक खराब गंध युक्त, जिसको हम दुर्गंधित बोल सकते हैं, दुर्गंधित, क ख ग, हाँ, दुर्गंधित कैसे लिखाएगा रे? अरे बाप रे बाप, दुर्गंधित नहीं लिखा रहा है, हाँ, दुर्गंधित ये बना लेता है, मतलब यौगिक बना लेता है, जिससे कि उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और साथ ही साथ उसका खुशबू भी खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति गंधिता। ठीक, तो जब भोजन में उपस्थित वसा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक दुर्गंध युक्त यौगिक का निर्माण कर लेता है, जिससे हमारा भोजन का गंध तथा स्वाद दोनों ही अपीर्य हो जाता है। क्या लिखोगे? दोनों ही क्या हो जाता है? अपीर्य हो जाता है। तो इस घटना को विकृति गंधिता कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षारण। संक्षारण क्या है बच्चे? तो कोई भी धातु का बना हुआ पदार्थ को अगर आप खुली हवा में, खुली वायुमंडल में छोड़ देते हो तो वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और जल वाष्प जो है उससे अभिक्रिया कर लेता है और उसके बाहरी सतह पर एक परत जम जाता है। ठीक ना? हाँ, उस परत के जमने की क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। अगर आप खास करके लोहा में बात करोगे तो लोहा में जो परत जमता है ना उसे जंग लगना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, और जंग लग जाता है। तो वो संक्षारण का एक क्या है बच्चे? उदाहरण है। ठीक है। दहन, किसी भी चीज को जलाना, जैसे कि कार्बन कोयला है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है, तो दहन भी क्या है? ऑक्सीकरण है। और डेली जीवन में हम लोग डेली खाना बनाते हैं, दहन होता है ना। श्वसन, सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण है। सांस में ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है? ऑक्सीकरण है। तो ये दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण के कुछ प्रभाव हो गए बच्चे। संक्षारण किसे कहते हैं? ये मैंने अभी अभी बता दिया कि संक्षारण क्या होता है कि जब धातु की बनी वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब वह वायु और जल से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उसके बाहरी सतह पर एक परत जम जाती है ना। हाँ, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण मैंने लिख रखा, ये परिभाषा लिख रखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है। ये कुछ पदार्थ है जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा के ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना बच्चों, जैसे आप अचार बना रहे हो तो अचार में भी तेल वगैरह डालते हैं हम लोग। तो अचार का जो तेल है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अचार को क्या कर सकता था, खराब कर सकता था, है ना। लेकिन ये अचार हमारा खराब ना हो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, सिरका वगैरह डाल देते हैं। अब सिरका क्या करता है, ये ऑक्सीजन से इसको बचाता है। तो कैसे बचाएगा, वो ऑक्सीजन को इससे अभिक्रिया नहीं करने देगा, उसके ऑक्सीकरण को रोक देगा। तो वही लिखा है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा के ऑक्सीकरण को, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देता है, उसको ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, ऑक्सीकरण को रोकने वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, वो है भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के उपाय। ठीक, तो कैसे हम लोग भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो भोजन को हम क्या करें, एक ऐसा बर्तन में रख दें जिसमें हवा नहीं जाता हो, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जाए। ऑक्सीजन अगर जाएगा ही नहीं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तेल के साथ, ठीक ना, तो वो हमारा भोजन सही रहेगा। दूसरा है भोजन को फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, उससे भी हमारा भोजन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए। बहुत साल पहले ऐसा होता था कि जब हमारे यहाँ चावल वगैरह बच जाता था रात में, तो उसमें क्या करते थे, लोग पानी डाल देते थे, उससे चावल सुबह तक सही रहता था। क्यों सही रहता था, तो देखो बच्चों ऐसा था कि ये इस बर्तन में आपने क्या किया है, चावल रखा है, ठीक, हाँ, यहाँ तक मान लेते हैं कि चावल है, और इसके ऊपर जो है ना बच्चे, इसके ऊपर जो है वो हमने क्या किया है, इतना ऐसे पानी डाल दिया है। तो ऑक्सीजन जब अगर आएगा तो ऊपर पानी के साथ ही ना संपर्क करेगा, नीचे चावल के साथ तो संपर्क नहीं कर पाएगा। तो चावल के साथ जब संपर्क ही नहीं होगा तो चावल हमारा खराब नहीं होगा, पानी खराब नहीं होता ऑक्सीजन से, उसमें तेल नहीं होता। तो इस तरीके से क्या कर सकते थे, हम लोग अपने भोजन को बचाते थे। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला चीज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है दहन। दहन किसे कहते हैं, तो जब कोई ज्वलनशील पदार्थ, मतलब कि जलने वाला पदार्थ हवा की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। जब कोई जलने वाला पदार्थ हवा की उपस्थिति में जले और जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे तो इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, दहन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब है कि दहन की आवश्यक शर्त कौन कौन सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दहन का आवश्यक शर्त। तो देखो, किसी दहन होने के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दहनशील यानी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। मतलब यह है बच्चों कि कोई भी चीज कब जलेगा, जब उसके आसपास ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो जलेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन दहन का पोषक पदार्थ कहलाता है। इसीलिए जब किसी इंसान में आग लग जाता है तो कहते हैं ना, उसको कंबल उड़ा दो ताकि बाहर से ऑक्सीजन उसमें ना लगे, तो आग जो है वो क्या हो जाए, बुझ जाए। ठीक है बच्चे। हाँ जी। अगला है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये ज्वलन ताप ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। ज्वलन ताप का क्या मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए पहले हमें कुछ हद तक गर्म करना पड़ता है। एक बार उसको वो वाला गर्मी प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, जलना चालू कर देगा। ठीक है। हाँ, तो ज्वलन ताप थोड़ा सा देना पड़ता है। हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों। तो ज्वलन ताप को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर जलने वाला पदार्थ है, जैसे कि मैंने ये जो टी शर्ट पहन रखा है, ये एक जलने वाला पदार्थ है, और इसको जलाने के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो भी है, फिर भी ये क्यों नहीं जल रहा है। तो इसको जलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना। मान लो कि 150 डिग्री सेल्सियस जब इसको तापमान मिलेगा तो ये जलना चालू कर देगा। तो वो 150 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ना, जिस पर ये जलना शुरू कर देगा, वो तापमान ही इसका क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो ज्वलन ताप का परिभाषा भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है परिभाषा? परिभाषा ये रहा कि वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा, कम से कम, जैसे कि 150 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू करता है, तो क्या जब हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर जलाएंगे तो क्या ये नहीं जलेगा? जलेगा। तो इसका ज्वलन ताप क्या हम 200 बोल दें? नहीं, ये जलना तो शुरू 150 पर किया था ना, तो 150 न्यूनतम वाला को देखना, अधिकतम वाले को नहीं देखना। हाँ जी, वही है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे, उस वस्तु का, हाँ, जो वस्तु जलना चालू किया है ना, उसी वस्तु का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं।
ठीक है बच्चे। जैसे कि ये जो कपड़ा है इसका ज्वलन ताप 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये जरूरी नहीं कि बाकी दुनिया के हर एक पदार्थ को 150 डिग्री पर ही जले और उसका ज्वलन ताप 150 हो, नहीं हो सकता है कि कोई दूसरा पदार्थ जो है वो 100 ही डिग्री पर जलना चालू कर दे तो उसका ज्वलन ताप 100 डिग्री, कोई जो है वो 500 डिग्री ले ले तो उसका ज्वलन ताप 500 डिग्री। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि अलग अलग वस्तुओं के ज्वलन ताप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चे, अलग अलग वस्तुओं का ज्वलन ताप कैसा होता है बच्चों? अलग अलग होता है। अब आगे आते हैं ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जब कोई वाष्पशील ऐसा पदार्थ जो जलने पर वाष्प बन करके उड़े, तो जब कोई वाष्पशील पदार्थ को जलाया जाता है तब एक लौ के साथ जलने लगता है। एक लौ जो इस तरीके का जो आकृति बनता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? लौ कहते हैं। तब वह एक लौ के साथ जलने लगता है, उस लौ को ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है बच्चे। और ये कब उत्पन्न होता है? जब वाष्पशील पदार्थ को जलाया जाता है। जैसे मोमबत्ती को जलाओगे तो वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जैसे कि आप पेट्रोलियम को जलाओगे तो वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ऐसे पदार्थ जो वाष्प बन सकते हैं उसको अगर जलाया जाए तो वो एक लौ के साथ जलेगा और उस लौ को ही हम ज्वाला कहते हैं। कोयला जो है ना वो वाष्प नहीं बनता है, तो कोयला लौ के साथ भी नहीं जलता, वो केवल दहकता है, दहक करके लाल हो जाएगा लेकिन उसमें से लौ नहीं निकलेगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो वही हो गया। अब हमें यह देखना है कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वाला जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। ज्वाला कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक ज्वाला को हम कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला। एक ज्वाला को क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला। ठीक। तो जब वाष्पशील पदार्थ को ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे कम ऑक्सीजन में अगर उसको हम जलाते हैं, ठीक ना, तब जो ज्वाला उत्पन्न होता है वो प्रकाशमान ज्वाला होता है। जलाया जाता है तब उससे उत्पन्न ज्वाला क्या कहलाता है? प्रकाशमान ज्वाला कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे कम ऑक्सीजन में जब उस पदार्थ को हम जलाते हैं और फिर जो उससे ज्वाला उत्पन्न होता है उसे प्रकाशमान ज्वाला, यानी कि उसमें से प्रकाश ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को कि प्रकाशमान ज्वाला किसे कहते हैं? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रकाशमान ज्वाला के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रकाशमान ज्वाला के गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रकाशमान ज्वाला जो है वो पीली लौ के साथ जलता है। कैसा लौ है इसका? पीली लौ के साथ जलता है और इसमें प्रकाश अधिक होता है और ऊष्मा कम होता है। ठीक, तो लालटेन की रोशनी हो गई, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, ये पीला लौ के साथ जलता होगा, आप ध्यान से देखिएगा। और उसमें गर्मी थोड़ा कम होता है और प्रकाश अधिक होता है। इसलिए जब भी हमें अंधकार को दूर भगाना हो, यानी कि जब रोशनी की ज़रूरत होती है तब हम लालटेन जलाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तब हम वैसी ज्वाला नहीं जलाते जिसमें से प्रकाश कम निकले। ठीक है ना? वो भी मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं इस उदाहरण पे आता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए जी, तो प्रकाशमान ज्वाला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा प्रकार का ज्वाला है जिसे हमने कहा प्रकाशहीन ज्वाला। तो प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं बच्चों? तो जब वाष्पशील पदार्थ को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में, मतलब कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन दीजिए और फिर जलाइए, तब जो उससे ज्वाला उत्पन्न होगा ना वो प्रकाशहीन होगा, उसमें प्रकाश नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तब जलाया जाता है, तब उससे उत्पन्न ज्वाला को प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अब ये प्रकाशहीन ज्वाला के गुण क्या है बच्चे, वो जरा सा देख लो। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि यह नीली लौ के साथ जलती है। कैसी लौ? नीली लौ के साथ जलती है और इसमें प्रकाश कम होता है और ऊष्मा अधिक होता है। तो जब भी कभी, जैसे अब देखो इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि गैस, अपना गैस चूल्हा जो है ना, उसमें जो जलता है पर ये ज्वाला वो नीला लौ के साथ जलता है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लालटेन। तो जब हमें प्रकाश चाहिए होता है, यानी अंधेरा दूर भगाना होता है, तब हम लालटेन जलाते हैं। तब हमने कभी कहा ऐसा कि जाओ जरा गैस जलाओ तो जी, लाइट चला गया है, जरा गैस जलाओ, थोड़ा रोशनी होगा? कभी मम्मी ने ऐसा कहा है? गैस जलाने को कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि गैस से रोशनी निकलता ही नहीं। और जब हमें खाना बनाने की ज़रूरत होती है तब क्या मम्मी ने ऐसा कभी कहा है कि जरा लालटेन पर
खाना बनाओ तो नहीं ना, वो भी तो आग ही है ना, बना सकते हैं ना, लेकिन उसमें आग कम होता है, गर्मी कम होती है, तब हमको गैस चाहिए होता है। तो जब हमें उष्मा ज़्यादा चाहिए होता है तो प्रकाशहीन ज्वाला का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब हमें प्रकाश ज़्यादा चाहिए होता है तो प्रकाशमान ज्वाला का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दोनों ही ज्वाला उत्पन्न करने के लिए हमने अलग अलग डिवाइसेस बना रखे हैं। हमने ये जो लालटेन है उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें उतना कभी भी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाए जितना ऑक्सीजन उस केरोसिन तेल को जलने के लिए चाहिए। जितना चाहिए ना उससे कम ऑक्सीजन वहां पर पहुंचेगा, ठीक। और गैस के बर्नर में इतना छेद रहता है कि गैस को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वहां पर पहुंचा हुआ रहता है। हाँ जी, तो गैस में पूरा का पूरा प्रकाशहीन ज्वाला और वो बेचारा लालटेन में प्रकाशमान ज्वाला उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मोमबत्ती की ज्वाला की। तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होता है ना उसमें 3 मंडल होते हैं, ठीक। मोमबत्ती की ज्वाला कुछ ऐसी होती है बच्चों, इस तरीके की होती है। देखो ये है हमारा मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक। इसके अंदर एक और मंडल होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर एक और मंडल होता है बच्चों, वो इस तरीके से होता है ऐसे। तो ये 3 मंडल होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में कितने मंडल हो गए? 3 मंडल हो गए। ये आप चाहो तो ऐसे पूरा मोमबत्ती बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ये तीनों मंडल के नाम होते हैं बच्चे। सबसे पहले होगा केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल क्या होता है बच्चों? तो एक एक कर करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। आइए, केंद्रीय मंडल तो यह नीला होता है। केंद्रीय मंडल कैसा होता है? नीला होता है, तथा इसमें बिना जले मोम के बाष्प होते हैं, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। तो वो जो सबसे बीच वाला भाग दिखाए थे ना आपको, ये वाला भाग, ये वाला सबसे छोटा वाला, इसी को हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। ये वाले को बच्चे, ये वाले को, ये वाले को, ये क्या हो गया? ये केंद्रीय मंडल हो गया। इसमें कोई दहन की क्रिया नहीं होती, इसमें केवल मोम के बाष्प होते हैं जो जले नहीं होते हैं। दूसरा है प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल कहते हैं ये बीच वाले को। क्यों भाई? तो देखो ये बीच वाला जो है ना, ये किस स्थिति में जल रहा है? तो देखो जितना ऑक्सीजन चाहिए इसको जलने के लिए उतना ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये बाहर वाले को मिल रहा है। जितना ऑक्सीजन चाहिए बाहर में खाली ऑक्सीजन है ना, है जी, तो पूरा मिल रहा है। लेकिन अंदर जो है वो उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो ये अपर्याप्त उपस्थिति में जल रहा है, तो इसलिए ये प्रकाश ज्यादा उत्पन्न होगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रकाशमान मंडल। तो वही लिखा हुआ है कि इस मंडल में ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में मोम का दहन होता है, जिसके कारण इससे प्रकाशमान ज्वाला उत्पन्न होता है। इसे मध्य मंडल यानी कि बीच वाला मंडल भी कहते हैं। इसे कौन सा मंडल कहते हैं बच्चों? मध्य मंडल भी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, अच्छा अगला क्या है जी? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल कौन सा होगा? बाहर वाला। बाहर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल रहा है ना। हाँ, ये वाला हम अगर कहें कि इसको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जितना चाहिए उतना मिल रहा है, तो प्रकाशहीन मंडल। तो इस भाग में मोम के बाष्प का पूर्ण दहन होता है। मोम के बाष्प का क्या होता है बच्चे? पूरी तरीके से दहन होता है, जिसके कारण इससे प्रकाशहीन ज्वाला उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसमें जो गर्मी होता है वो सबसे बाहर वाले मंडल के कारण होता है, उसमें जो रोशनी होता है वो बीच वाले मंडल के कारण होता है, और जो सभी से बीच में जो केंद्रीय मंडल है उससे कुछ हो नहीं होता है, जल ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा? अब एक चीज और बच गया है बच्चों इस चैप्टर में, वो है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये क्या है बच्चे? जिसे हम एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो देखो बच्चे इसका परिभाषा बहुत अच्छा लिख रखा है मैंने कि एलपीजी जो है ना वो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन, ये क्या है? ये तीनों हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी बस मान लो कि कुछ होता होगा, ठीक है ना। तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या है? ये मिश्रण होता है, जिसे क्या किया गया होता है? उच्च दाब तथा निम्न ताप पर एक विशेष प्रकार के लोहे के सिलेंडर में डाल कर रखा जाता है। हम इस गैस को क्या करते हैं? खूब दबा करके, उच्च दाब पर खूब दबा करके और बहुत कम ताप पर, निम्न ताप पर एक विशेष प्रकार का लोहे का सिलेंडर होता है। मतलब सभी सिलेंडर में नहीं डाल सकते, गैस के लिए अलग से सिलेंडर बना हुआ होता है, उसमें हम इसको क्या करते हैं? डाल करके रखते हैं। यह एक अत्यंत ज्वलनशील, रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है। ये बहुत ज्यादा जलने वाला गैस है, जिसमें कोई रंग नहीं होता तथा कोई गंध नहीं होता। अब आप ये मत कहने लगना चाहिए सर गैस तो महकता है, बाद में बात करेंगे उस पर, ठीक। फिलहाल ये जान लो कि वो कोई रंग नहीं रखता अपने में और कोई गंध नहीं रखता, वो रंगहीन है, गंधहीन गैस होता है, जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है।
समझ आ गया बच्चों? तो सबसे पहले जो इसमें से सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है। तो आप क्या कहोगे कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन है। सबसे ज्यादा उसमें ब्यूटेन होता है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बहुत अच्छे। अच्छा, और मैंने क्या कहा कि ये उच्च दाब पर भरा गया होता है, निम्न ताप पर भरा गया होता है, और लोहे के एक विशेष सिलेंडर में इसको डाल करके रखते हैं और उसको एक वॉल्व से बंद करके रखते हैं ताकि गैस लीक ना करे। देखो बच्चे, ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, ये गंधहीन है, इसमें कोई गंध नहीं है। तो कई बार क्या होता था कि कई सिलेंडर ना लीक कर जाता था, तो उसमें से गैस निकल रहा है। अब वो दिख नहीं रहा है क्योंकि रंगहीन है, और उसमें कोई बदबू भी नहीं है, तो महक भी नहीं रहा है, और हवा में फैल गया। अब जिसको खाना बनाना है वो आए और आकर के जैसे ही माचिस जलाया ना, पूरे रूम में आग पकड़ लिया, क्योंकि पूरे रूम में गैस भरा हुआ था। तो जल जाते थे इंसान, जो भी खाना बनाने महिला आई है या पुरुष आया है वो जल करके ही बाहर निकलता था। तो बहुत ज़्यादा दुर्घटना होने लगा। तो लोगों ने कहा कि अब इससे कैसे बचा जाए, तो इसमें या तो रंग डाल दो या तो गंध डाल दो। तो लोगों ने कहा कि इसमें गंध डाल देते हैं। रंग कई बार लोगों को नहीं भी पता चलता है, लेकिन गंध पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उसमें एक बड़ा ही गंध युक्त पदार्थ था बच्चे, जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। क्या नाम है उस पदार्थ का? एथिल मरकैप्टन नामक गंध युक्त पदार्थ को इसमें मिला दिया है, ताकि वो क्या हो जाए, ये जो गैस है वो गंध युक्त हो जाए। अब पूरी लाइन पढ़ो, क्या है बच्चे? इसे गंध युक्त बनाने के लिए एथिल मरकैप्टन नामक गंध युक्त पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी लीक करेगा ना तो तुमको बदबू मिलेगा। 1 किलोमीटर दूर भी अगर गैस लीक कर रहा है तुमको पता चल जाएगा कि कहीं पर गैस लीक कर रहा है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? तो ये कंप्लीट चैप्टर है जिसे मैंने यहाँ पर एक वीडियो में वन शॉट में पढ़ा दिया है। केवल एक टॉपिक मैंने छोड़ा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब सवाल ये उठता है, अच्छा पहले तो मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों कि कैसा लगा ये वीडियो, तुम लोग कमेंट अवश्य करना। अगर अच्छा लगा है ना, इसे एक लाइक करना यार, बड़ी ज़रूरत है तुम्हारे लाइक की, और इसे कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करना, ठीक है ना? बहुत ज़रूरत है यार, ठीक? वरना एक अच्छा क्रिएटर ऐसे ही वीडियो बनाना छोड़ देगा, समझे? बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और बहुत लोगों का प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर कि क्यों पढ़ा रहे हो जब बच्चे नहीं देख रहे हैं। फिर भी मैं लड़ के झगड़ करके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं पढ़ाता रहूँ तो तुम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इतने लोगों के पास शेयर करो ना कि फिर से लोग जो है वो एक बार फिर से एसआर क्लासेस की तरफ आ जाए बच्चे, ठीक? एसआर क्लासेस से बच्चों का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा टूट गया है, किसी कारण बस मैंने पढ़ाना थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो एक बार बच्चों तक बस खाली वीडियो को पहुंचा दो। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों इस पीडीएफ को देखो बड़ी मेहनत इसे बनाया गया है, ठीक? बनवाने के लिए कुछ इसको छपवाना भी पड़ता है, तो कुछ खर्च भी बैठता है, तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक? तो खरीदने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करना 8860698979। हर एक विषय का इसी तरीके का बेहतरीन नोट्स आपको मिलेगा। आपको व्हाट्सअप करना है बच्चों, व्हाट्सअप करके बताना है कि हमें नोट्स खरीदना है सर। आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप ये नोट्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है बच्चे? तो आप लोगों को जो कहा है यार ज़रूर करना, इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि कैसा लगा, ठीक है बच्चे? धन्यवाद आप सभी का इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें एसआर क्लास के साथ।